Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 26 जुलाई 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है साइरोज आइलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। देखो ये आइलैंड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर से मैप में एक बार अच्छे से देख लेना और डायरेक्टली आप कमेंट्स में मेंशन कर देना कि कौन से कंट्री का हिस्सा है ये पर्टिकुलर आइलैंड। ना आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, स्पेशली आज का जो हमारा एनालिसिस है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी आर्टिकल मिलेंगे, एडिटोरियल वगैरह हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फैक्ट्स काम के हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। ये जो पहला आर्टिकल है ये भी हमारे द हिंदू प्रीमियम साइट पर ये पब्लिश हुआ है। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन कोच की जो टेस्टिंग हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। द हिंदू के अलावा वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स भी यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, फिर फर्दर आगे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है दोस्तों ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी में ही जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक आता है, वहाँ से भी आप इसको लिंक कर पाएंगे। ये आप देखिए दोस्तों, चाहे वो डीडी न्यूज़ हो, चाहे वो पीआईबी हो या ऑल इंडिया रेडियो हो, इवन आपके सामने द हिंदू का भी कटिंग मैंने लगा दिया है कि भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? आईसीएफ में, क्योंकि चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो वहीं पर इसकी टेस्टिंग हुई है। ये इन्फॉर्मेशन खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने शेयर की है। अब ये जो हाइड्रोजन पावर वाली ट्रेन है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी भारत के लिए, भारत के कितने सारे मल्टीपल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली खबर वो आपको समझ में आ चुका है कि हाँ हाइड्रोजन पावर ट्रेन टेस्ट हो चुकी है। ऐसी ट्रेन जो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन के दम पर चलने वाली है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास में डीजल वाले इंजन्स भी हैं जो डीजल पे चलते हैं, लेकिन जब डीजल जलता है, डीजल बर्न होगा इंजन के अंदर में, तो उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा, प्रदूषण होगा, है ना। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को अगर आप जलाओगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? जैसे आपने डीजल को जलाया तो इसके बदले में प्रदूषण मिला, कार्बन मिला। हाइड्रोजन को अगर जलाओगे तो उससे केवल और केवल पानी मिलता है, वाटर वेपर्स मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना बेसिकली ये पोल्यूशन फ्री एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाएगा, यानी जो प्रदूषण है इससे वो नहीं होगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बेसिकली दर्शाता है कि इंडिया धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर में क्लीन और ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो बेसिकली दुनिया भी कर रही है और हमें भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमने दुनिया के सामने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो क्लाइमेट पेरिस अग्रीमेंट हो या दूसरे और इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट हो, कि 2070 के बाद इंडिया प्रदूषण नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण भारत में, मतलब एक बड़ा प्रदूषण ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को जितना ज़्यादा प्रदूषण फ्री कर देंगे उतना ज़्यादा हम पे आने वाले समय पर बर्डन कम पड़ेगा। इसमें एक मेजर पोर्शन का प्रदूषण दोस्तों हमारे ट्रेन के ज़रिए भी आता है, तो यहीं पर नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया हाइड्रोजन ट्रेन का, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है यहाँ पे किसी डीजल का इस्तेमाल नहीं होने वाला, याद रखना है। यहाँ पे कोई कोयले का इस्तेमाल नहीं होने वाला, यहाँ पर सीधा एक बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी वो बेसिकली आएगी कहाँ से? वो आएगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन जलने के बाद वो एनर्जी जनरेट होगी और उसी एनर्जी से वो इंजन चलेगा। तो हाइड्रोजन जलेगा, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। उस जब हाइड्रोजन जलेगा तो केवल और केवल पानी मिलेगा, हमें वाटर वेपर मिलेगा। तो प्रदूषण तो कोई धुआं नहीं हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिंपल बात है ना। तो हाइड्रोजन गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है इसको हम क्या करेंगे, एक फ्यूल सेल के अंदर में इस गैस को रखने वाले हैं। और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में एयर प्रेजेंट है, उस हवा में से जो ऑक्सीजन होगा दोस्तों, उस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करेंगे, जिसके माध्यम से जब यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जलेगी तो
ये एक पावर जनरेट करेगी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो होगा, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ पर ट्रेन को आगे बढ़ा सकेंगे। जब ये हाइड्रोजन जल रहा होगा फ्यूल सेल के अंदर में, तो जब जलते जलेगा तो इससे क्या मिलेगा, केवल और केवल पानी मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो एनवायरमेंटली क्लीन जीरो कार्बन एमिशन, ये हमारा एक मिशन देखने को मिलेगा। ये जो इंडियन रेलवेज ने टेस्टिंग की है, ये एक स्पेशल कोच है दोस्तों, इसको बोला गया है ड्राइविंग पावर कार। तो ड्राइविंग पावर कार नाम का एक स्पेशल कोच है। इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है आने वाले समय पर भविष्य में इंडिया का टारगेट है कि हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेन को एस्टेब्लिश करें, जो 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ये हमारा मेन टारगेट है बनाने का। तो उसी का हिस्सा है जो आज हम लोगों ने ये टेस्ट किया है। तो धीरे धीरे करके हम जो ये 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की सोच रहे हैं, तो ये जल्दी अचीव हो पाएगा अगर हम इस तरीके के डेवलपमेंट्स जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि कितने भी मैसिव रूट्स हों, चाहे वो पहाड़ी इलाका क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ पर कोई और ट्रैक्स क्यों ना हो, उनमें भी आराम से रन कर पाएगी। इतना पावरफुल इंजन माना जाता है 1200 हॉर्स पावर इंजन। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल ये भी पब्लिश हुए हैं कि जो ये ट्रेन होगी, मैंने आपको बताया ज़ीरो एमिशन यानी प्रदूषण नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, इंडिया का जो ये गोल है नेट ज़ीरो कार्बन गोल, इसको अचीव करवाएगा कि 2030 तक हम प्रदूषण कम करेंगे, उसके बाद प्रदूषण और ज़्यादा कम होता चले जाएगा। इससे पहले भी इसी साल हम लोगों ने टेस्टिंग की थी हरियाणा वाले रूट पर, ये आपको पता होगा। एक ट्रेन को बनाने का जो खर्चा आने वाला है वो 80 करोड़ रुपए आने वाला है, और एक जो ट्रेन बनेगी उसकी जो टोटल स्पीड होने वाली है मैक्सिमम 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, जिस इलेक्ट्रिसिटी से इस हाइड्रोजन को पावर मिल रही होगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन रखेंगे कहाँ पर, तो इस ट्रेन के अंदर में 2 हाइड्रोजन के कोचेस बना के अलग से रखने पड़ेंगे। 2 डब्बे होंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं, जिससे ये पावर मिलती रहेगी फ्यूल सेल्स के अंदर में, ये पावर जनरेट होती रहेगी। बाकी इस ट्रेन के अंदर में 8 पैसेंजर कोचेस होंगे जिसमें लोग बैठ सकते हैं, और एक ट्रेन की जो पैसेंजर्स कैरी करने की पावर है वो होगी 2500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर एक ट्रेन के अंदर में ट्रैवल कर सकते हैं। समझ गए। तो ट्रायल जो स्टार्ट किया गया था वो जनवरी 2025 में किया गया था। हमारा टारगेट है जल्दी जल्दी इस पर काम करें, बट ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। ठीक है, ये खुद का हमने भारत का अपना खुद का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन डेवलप किया है और इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। बाकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें बताया जा रहा है 2800 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। कितना, 2800 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हम इस प्रकार के 35 हाइड्रोजन ट्रेन को तैयार करने वाले हैं आने वाले समय पर। ठीक है, और हमारा टारगेट है 1200 हॉर्स पावर का दुनिया का सबसे पावरफुल जो इंजन है वो भी रेडी करना। तो इस इंजन को रेडी करना, ऐसी ट्रेन एस्टेब्लिश करना, इसी फ्यूचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हो गया है ये नया टेस्टिंग जो हम लोगों ने कंडक्ट की है। क्लियर हो गया। ये बता चुका हूँ कि 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक ट्रेन पे कितना खर्चा आएगा वो हम लोग समझ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर जो जिंद सोनीपत वाला रूट है वहाँ पर एक और टेस्ट हम लोगों ने किया था। उस टेस्ट के अंदर में जो पुराना डीजल वाला ट्रेन था उसको हमने हाइड्रोजन ट्रेन में बस खाली कन्वर्ट किया था, उसकी टेस्टिंग की थी। वो भी यहाँ पर एक बेहतरीन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो साबित हुआ। अब क्वेश्चन यह है कि ऐसी ट्रेन को चलाने में कितना खर्चा आने वाला है। देखो, कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत ज़्यादा है। सिंपल बात है, क्योंकि हम लोग नए मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के आधार पे ट्रेन को चलाना अभी के समय पर बहुत महंगा है। इससे सस्ता तो हमें डीजल पड़ जाता है, तो डीजल वाला ट्रेन आज भी सस्ता पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो प्रदूषण करता है। तो प्रदूषण से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव सरकार चलाएगी उसमें फिर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है, कोई नया फ़ोन मार्केट में आता है तो वो महंगा ही होता है। समय के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो धीरे धीरे करके समय के साथ में ज़्यादा ट्रेन्स अगर ऐड होनी शुरू हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी अपने आप में चीपर हो जाएगी। जो ये कॉस्टली ट्रेन है वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी मार्केट में। तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा हैं, जिससे एनवायरमेंट को फ़ायदा होगा और कोयले के ऊपर भी निर्भरता कम हो जाएगी। नहीं तो फिर अभी डीजल भी चला रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डीजल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, फिर उसका जो प्रदूषण हो रहा है उससे लड़ने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन पे काम करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जो भविष्य के हिसाब से बहुत सारा पैसा भारत के लिए बचा सकता है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये क्लीन है, प्रदूषण नहीं करेगा, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। दूसरा, भारत को क्लाइमेट गोल्स में बड़ी मदद कर सकता है। जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है, मैंने आपको बताया 2070 के बाद भारत प्रदूषण नहीं करेगा, ये बात दुनिया से कह रहा है। तो इसमें बड़ा अचीवमेंट हो सकता है और सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2024 में हम लोगों ने हाइड्रोजन बसेस को भी इंट्रोड्यूस किया था, तो हाइड्रोजन बेस्ड बसेस भी आज के समय पर चल रही हैं। समझ गए? बाकी जो भी मैंने डिस्कशन किया है, जो भी मैंने आर्टिकल आपको समझाया है, इसका अगर आप चाहते हैं सर मुझे शॉर्ट समरी सा लिखना है, तो ये समरी आप लिख सकते हैं। ये आपके सामने 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स ये हैं, ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि हाँ, इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रुकेगा, वो सब चीज़ें। जो याद रखने वाली बात है, ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, काम खत्म। आर्टिकल भी समाप्त हो गया, समरी भी आपको मिल गई। याद क्या रखना है वो भी पता चल गया। ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। चलिए आगे आते हैं, उसके बाद अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। कहोगे प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है क्या? यार बहुत प्रश्न बने हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर प्रश्न देख लो। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जलेगा तो मिलेगा क्या? वाटर मिलेगा? ये बात पूछी जा चुकी है क्वेश्चन के फॉर्म में। विश्वास ना हो तो चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला पीडीएफ देखा जो शानदार सा बनाकर प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, इसमें आपको न्यूज़ आर्टिकल भी मिलते हैं, आपके नोट्स भी बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम अगला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में रोक लगाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भद्दा कंटेंट दिखा रहे हैं, स्पेशली उनके ऊपर। इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी चर्चाओं में एनसीपीसीआर, तो उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखोगे अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनवा दिए गए हैं। हर एक आर्टिकल में आपके नोट्स मिल जाएंगे और आर्टिकल भी मिल जाएगा। ऐसा पीडीएफ तैयार है और ऐसा ही पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन सर ये पीडीएफ्स हमको मिलेंगे कहाँ पर? ये डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलते हैं पेड ग्रुप के अंदर में। और ये पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन उससे पहले ये जान लो उसका फ़ी पेमेंट भी बहुत कम है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सारे मिलेंगे हाथों हाथ में। एक बात और बता दूं कि ये अमाउंट आपका तुरंत रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। जैसे आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, कंटेंट तो आपको अब से मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज ज्वाइन हो जाते हैं, पुराना जितना भी कंटेंट है सारे डेट वाइज पीडीएफ्स आपके हाथ में होंगे, इसलिए अमाउंट रिकवरेबल है, याद रखिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना इफेक्टिव वे में काम किया जा सके उतना ज़्यादा इफेक्टिव वे में करके हम लोग चलें। ठीक, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज का अखबार देखोगे ना तो इंडिया मालदीव्स को लेकर अपडेट है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लोकसभा के अंदर में काम खत्म हो चुका है यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए। अब ये कहानी राज्यसभा पहुंच रही है, ज़रा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। लेकिन इसी फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जस्ट नीचे आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये टॉपिक हमारे लिए काम का है, लेकिन स्पेशली आपको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले पॉकेट में इस वाले आर्टिकल को लिंक करना है, याद रखिएगा। पेज नंबर 1 पर है। सर ये कौन सा अखबार है? द हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन है। ठीक है, दिल्ली एडिशन नहीं है, इंटरनेशनल है। क्योंकि इंटरनेशनल एडिशन में मैं पर्सनली फील करता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। कई बार इंटरनेशनल एडिशन में टॉपिक की डेप्थ ज़्यादा होती है, तो जो बेसिक कई बार बॉडीज़ होती हैं जो दिल्ली एडिशन में मिस हो जाती हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल एडिशन में कवर होती हैं। इसलिए जो आपके लिए अच्छा होगा ऑब्वियसली मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसमें मुझे ही परेशानी है। लेकिन और दिल्ली एडिशन में शॉर्ट कंटेंट हो जाता है, तो वो शॉर्ट कंटेंट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, परेशानी मुझे है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बेटर है मेरा उसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और दूसरी बात, भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है आप लोगों ने, है ना। हमें उससे क्या लेना देना, कोई से भी पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम में कुछ हेल्पफुल मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है कि हाँ ये रेलिवेंट है, सिलेबस का पार्ट है, पढ़ लो। ठीक है, चलिए
यहाँ पर ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये क्या बात करता है, ज़रा फटाफट इस बात को सुनिएगा। हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, और उन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न ये है कि ये 25 प्लेटफॉर्म्स क्या दिखा रहे थे, भद्दा वल्गर कंटेंट, गंदा कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी कुछ कुछ केसेस में यहाँ पर नज़र आया है। ये चीज़ें यहाँ पर शो कर रहे थे। ये सब चीज़ें हम रोकने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारा यूथ आज के समय पर बर्बाद हो रहा है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ये भद्दी चीज़ें और लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को इन सब गंदे कंटेंट की तरफ कह सकते हैं कि अडिक्ट किया जा रहा है, इनको ढकेला जा रहा है, ताकि इनके ये कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ता रहे, लोग देखते रहें, जिससे इनकी प्रॉफिट मेकिंग चलती रहे, पैसा ये बनाते रहें। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने लगभग, मैंने आपको बताया, 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। याद रखिएगा, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये होते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जिस पे वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, है ना, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, ऑल्ट है, ये सब यहाँ पर आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन करना या इसके ऊपर में रोक लगाना, यानी कि वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, कोई छोटी बात नहीं है। इसमें सर कौन से नियम का यूज़ किया है, ऐसे ही बैन कर दिया? नहीं। अगर आप देखोगे तो ऐसे भद्दे कंटेंट को, वल्गर कंटेंट को, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रिमूव करने के लिए इंडिया के पास में एक एक्ट है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या दूसरा एक्ट है हमारे पास में आईटी रूल्स 2021। तो इन नियम के आधार पे ये नोटिफिकेशन इशू किया गया, और इन अलग अलग वेबसाइट्स को बताया जा रहा है कि 26 अलग अलग वेबसाइट हैं और 14 एप्लीकेशंस हैं। और ये 14 एप्लीकेशंस वो हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर हैं, जिसमें से मतलब इन 14 में से 9 तो गूगल प्ले स्टोर पर हैं, और 5 जो है एप्पल ऐप स्टोर पर हैं। इन एप्लीकेशंस के ऊपर में भी बैन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न पता है कि ये सभी एप्लीकेशंस मिलकर क्या दिखा रहे हैं, कुछ ऑब्सीन कंटेंट, वल्गर कंटेंट, कुछ केसेस में पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक, न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ में आ गया। इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, नाम देखो, बिग शॉट ऐप, डेजी फ्लिक्स, नियॉन वीआईपी, इसमें से ये सारे नाम हैं। ये नाम आपके काम के हैं नहीं, इसमें से कोई भी नाम मैंने नहीं सुना हुआ है। ठीक है, ये नाम आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, यही प्लेटफॉर्म्स जिनको बैन किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि जो कंटेंट है यहाँ पर वो ऑब्जेक्शनेबल है। कुछ कुछ केसेस में प्योर न्यूडिटी को शेयर किया गया है। इवन यहाँ पर वो कंटेंट नेचर में पोर्नोग्राफिक है, लेकिन उसको आप कह सकते हैं सोसाइटी में सीधा ऐसे सर्व कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पे ये सब एक्शन लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने अचानक से एक्शन क्यों लिया? क्या सरकार को किसी ने बोला था? बिल्कुल। सरकार को बोलने के लिए बहुत सारी बॉडीज़ भी हैं कि सर ये क्या चल रहा है सोसाइटी में, ज़रा एक्शन लीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को किसने फोर्स किया? तो वो है दोस्तों एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। याद रखिएगा, एनसीपीसीआर वो बॉडी होती है जिसका मेन काम है बच्चों के हक को प्रोटेक्ट करना, जो बच्चे के राइट्स हैं, बच्चे के अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा करना। अभी डिस्कस करेंगे एनसीपीसीआर के बारे में, क्योंकि इस पूरे होल आर्टिकल के अंदर में प्रीलिम्स के लिए जो काम की चीज़ आप लोगों के लिए निकल कर आई है, वो केवल एनसीपीसीआर निकल कर आया है। एग्जाम में क्वेश्चन बना यहीं से बनेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी आपने सुना होगा, इसको लेकर प्रश्न बन चुका है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज को लेकर प्रश्न बन चुका है। अब दोस्तों एनसीपीसीआर न्यूज़ में है, यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस है, तो इसलिए किसी भी हालात में से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो कई बार सरकार के पास में बहुत सारी और भी कंप्लेंट्स फाइल करी गई हैं जनरल पब्लिक की साइड से, तो नॉर्मल कंप्लेंट्स तो जा ही रही थी। एनसीपीसीआर ने भी यहाँ पर अपना जो रेफरेंस है वो दिया, जिसके आधार पर गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन है वो लिया है, और एक्शन क्या लिया है ये आपके सामने प्रेजेंट है। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल, ये जो न्यूज़ है, जो खबर है स्पेशली, वो हम लोगों ने समाप्त कर ली है। लेकिन अब एग्जाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से, वो मैंने आपको बताया, विच इज़ एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर को लेकर नोट्स बनाने हैं, तो आर्टिकल ये है, एनसीपीसीआर क्यों न्यूज़ में है, ये आपको समझ में आ गया है। आइए अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से, कि एनसीपीसीआर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहला पॉइंट फटाफट लिख लो दोस्तों, अगर पेन पेपर लेकर बैठे हो। स्टैच्यूटरी बॉडी, अब आपको पता है दो प्रकार की बॉडीज़ होती हैं, एक होती है स्टैच्यूटरी बॉडी, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में सीधा संविधान के अंदर में मेंशन किया गया है, या अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर उसके बारे में बातें लिखी गई हैं। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो सीधा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं, एक लॉ पास किया गया, उसके माध्यम से इस बॉडी को बना दिया, संविधान में उसका जिक्र नहीं है। तो एनसीपीसीआर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया। सर वो कौन सा एक्ट है? वो है कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो 2005 में दोस्तों ये जो एक्ट आया, इसी एक्ट का इस्तेमाल करके भारत सरकार ने 2007 में, यानी
इस एक्ट के आने के 2 साल बाद ये एनसीपीसीआर नाम की जो बॉडी है वो सेटअप होती है, तैयार होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एनसीपीसीआर किस तरह का की बॉडी है और कैसे यहाँ पर ये बनकर आई है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है। तो इसका जो मेन जॉब क्या है, जो भी बच्चों के अधिकार हैं, बच्चा कौन हुआ एनसीपीसीआर के हिसाब से, वो जिसकी उम्र 18 से कम है, तो उसके अधिकारों को प्रमोट करना है ना, उसके जो राइट्स हैं उसको इंश्योर करना ताकि उसके अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई हनन ना हो सके। अब प्रश्न ये आता है कि सर एनसीपीसीआर को हमने बनाया क्यों, वाई वॉज इट क्रिएटेड। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। भारत ने वहाँ पर एक कमिटमेंट किया था कि हम भी इस प्रकार से बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1992 में दोस्तों देखोगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट आता है और इस अग्रीमेंट को भारत ने ज्वाइन किया था 1992 में, और इसको ज्वाइन करने के बाद फाइनली 2005 में एक्ट आया और 2007 के अंदर में सीधा एनसीपीसीआर नाम की बॉडी को तैयार कर दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इस वाले मामले में आप कह सकते हैं एक बड़ी बॉडी का हिस्सा हैं। तो आज बच्चों से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उसको रेगुलेट करना, उसमें रिकमेंडेशन देना, बच्चों के राइट्स, बच्चों का एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ, सेफ्टी, उनके प्रति जस्टिस, इन सब चीज़ों का काम एनसीपीसीआर को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी लीगल ड्यूटी आप समझ गए। बाकी दोस्तों बच्चों से संबंधित 3 और इम्पॉर्टेंट लॉज हमारे सामने देखने को मिलते हैं, तो उन तीनों कानून को भी लागू करने का काम एनसीपीसीआर का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। ठीक है, जो कोई सेक्सुअल ऑफेंस है उससे बच्चों को बचाना, तो इस एक्ट को भी मॉनिटर करता है रेगुलर बेसिस पर, आप कह सकते हैं देखता है इसमें क्या खामियां हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके, तो वो भी यहाँ पर एनसीपीसीआर करता है। दूसरा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये वाला जो एक्ट है ये भी बच्चों पे बात करता है, फोकस करता है जो भी बच्चा किसी अपराध में फंसा हुआ है ना, तो लॉ के नज़रिए में क्या सज़ा है उसके लिए, किस तरीके से यहाँ पर दूसरे बच्चे को बचाना है, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है, तो ये उसके लिए कानून है। इसको भी मॉनिटर करने का काम एनसीपीसीआर का है। फिर राइट टू एजुकेशन 2009 आपको ये देखने को मिलेगा, ये अधिकार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल है। तो ये सारे के सारे अधिकार, ये राइट्स बच्चों के प्रति सही तरीके से लागू हों, इसको देखने का काम किसका है, एनसीपीसीआर का है। तो सर ये तो बहुत बड़ा कमीशन हो गया, फिर बिल्कुल है। तो इस कमीशन में बहुत सारे मेंबर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इस कमीशन का कंपोजिशन क्या होता है ज़रा ये बताओ। इस कमीशन में याद रखिए दोस्तों, एक तो होते हैं मेन चेयरपर्सन जो इस कमीशन को देख रहे होते हैं या संभाल रहे होते हैं। वो जो चेयरपर्सन है वो माना जाता है जिसने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस को गेन किया है, बच्चों के कल्याण के लिए, चाइल्ड वेलफेयर में काम किया है, तो चेयरपर्सन आता है। अब ये जो चेयरपर्सन है इसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, टेन्योर इसका 3 साल का है, या मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है वो 65 साल की है, या 65 साल पूरा हो जाए या 3 साल पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। समझ गए। एक चेयरपर्सन के बाद इसमें होते हैं 6 अलग अलग सदस्य, ये भी याद रखिए। ये भी वो 6 सदस्य हैं जो एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड जस्टिस, इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो ये 6 मेंबर्स अलग से सेलेक्ट होते हैं। अब क्या होता है, इनका भी टेन्योर 3 साल का है, लेकिन एज में बदलाव है। चेयरपर्सन की जो मैक्सिमम एज सर्व करने की है वो है 65, लेकिन दोस्तों 6 मेंबर्स जो हैं इनकी जो मैक्सिमम एज सर्व करने की है वो है 60, और मैक्सिमम 2-2 बार तक ये सर्व कर सकते हैं, यानी एक बार सर्व कर लिया, एक बार और इलेक्ट हो सकते हैं अगर इस एज के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो 2 बार यहाँ पर ये सर्व कर सकते हैं मैक्सिमम 2 टर्म्स तक। उसके बाद यहाँ पर इनको वापस से नहीं चुना जाएगा सेम पोजीशन के लिए। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि हाँ सर टोटल 7 मेंबर हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, एक चेयरपर्सन, तो इसमें महिलाएं हैं क्या, तो एटलीस्ट यहाँ पर एक कंडीशन है एनसीपीसीआर में कि कम से कम 2 मेंबर्स जो हैं वो वेमेन भी होनी चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, 2 मेंबर्स, ये कंडीशन इसके अंदर में मेंशन की गई है। अब प्रश्न यह है कि सर इन सातों के सातों मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, सीधा हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, क्योंकि केंद्र सरकार के दायरे में ही तो ये बॉडी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो यहाँ पर इस बॉडी को बनाकर लेकर आई है। तो चेयरपर्सन जो है वो भी सेलेक्ट हो रहा है, बाकी सब मेंबर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है। चेयरपर्सन कैसे सेलेक्ट होता है, चेयरपर्सन को सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है 3 सदस्यों की। उस कमेटी को एजुकेशन मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसके आधार पे दोस्तों यहाँ पर वो चेयरपर्सन को सेलेक्ट किया जाता है।
प्रश्न यह है कि एक बार कोई इस एनसीपीसीआर का सदस्य बन गया तो क्या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो बैंकरप्ट हो चुका है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेंटली कोई इशू है, या दूसरे और पेड नौकरियां कर रहा है, या फिर वो कह रहा है कि मुझे काम नहीं करना है, या अपने पोजीशन का गलत दुरुपयोग कर रहा है, इन सब आधार पर दोस्तों उस व्यक्ति को केंद्र सरकार रिमूव कर सकती है एनसीपीसीआर की पोजीशन से। लेकिन उस व्यक्ति को यहाँ पर एक चांस दिया जाएगा कि जो भी उस पर इल्ज़ाम लगा है वो अपनी सफाई दे सकता है कि सर ऐसा नहीं है। चांस दिया जाएगा ताकि उसकी सुनवाई हो सके, उसके बाद उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है एनसीपीसीआर की पावर्स के बारे में, इसमें ताकत कौन कौन सी हैं? तो एक जो सिविल कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट की जो पास में पावर्स होती हैं उसकी बहुत सारी पावर्स एनसीपीसीआर के पास में है। जैसे कह सकते हैं कि किसी विटनेस को बुलाना, कोई पर्टिकुलर केस है उसमें यहाँ पर किसी विटनेस को बुलाना, या इंडिया में किसी भी हिस्से से किसी को समन कर लेना, बुलाना, है ना, कि हाँ किसी का कोई केस आया है, या सरकार से या कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स की मांग करना, है ना, बच्चों के राइट्स को लेकर, या कोई लीगल एक्शन रिकमेंड करना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीरियस वायलेशंस अगर होते हैं तो वहाँ पर पहुँचना। तो ये सारे के सारे काम यहाँ पर, ये सारी ताकतें एनसीपीसीआर के पास में आ जाती हैं, तो इसमें कोर्ट वाली पावर्स भी हैं। फंक्शन क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ, बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन, उनका रिपोर्ट तैयार करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और जो नई पॉलिसीज़ हैं बच्चों के प्रति उनको रिमूव करना, नई प्रकार की रिसर्च को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार बच्चों के प्रति कोई केस आया है लेकिन कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, तो कंप्लेंट ना दर्ज होते हुए भी तो एनसीपीसीआर खुद से वो मैटर को उठा सकता है। जब खुद से उस मैटर को उठाता है तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो एक्शन, जो हमारे कोर्ट के पास में पावर होती है। तो सुओ मोटो वाली पावर भी इसको दी गई है। समझ गए? अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स पिछले कुछ समय पर एनसीपीसीआर की साइड से शुरू करे गए हैं ताकि बच्चों के प्रति कोई भी किसी प्रकार का अन्याय ना होए। अब अन्याय को रोकने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव देखोगे वो है पोक्सो ई बॉक्स। ये ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, याद रखिए। ये बच्चों के लिए तैयार किया गया है, स्पेशली कोई भी किसी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के साथ होता है तो वो ऑनलाइन उसको रिपोर्ट करेगा और ऑनलाइन तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एनसीपीसीआर के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा देखो है यहाँ पे संवर्धन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संवर्धन, मासी ऐप और घर गो पोर्टल, ये सब चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये सब बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है। संवर्धन की बात करेंगे तो ये बच्चों की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए काम करता है। मासी ऐप जो है इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसमें रियल टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का, वो संस्थान जो बेसिकली बच्चों के ध्यान रखने के लिए बनाई गई हैं। फिर घर गो पोर्टल एक और वेबसाइट है, इसको बोलते हैं गो होम एंड रीयूनाइट। एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रैक करता है कि जो यहाँ पर चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो वापस फैमिली मिले हैं उनको ट्रैक करना, उनको मॉनिटर करना, उनके लिए यहाँ पर ये एक्ट है। ऐसे ही दूसरे इंपॉर्टेंट लॉज हो गए जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ऊपर, पोक्सो, जुवेनिल, आरटीई, ये तो हम समझ ही चुके हैं ऊपर, है ना, तो इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो ये हुआ दोस्तों हमारा एक और आर्टिकल समाप्त। ध्यान रखना एनसीपीसीआर अलग से पढ़ना होता है आपको स्टैच्यूटरी बॉडीज़ में, अपनी बुक्स के अंदर में पूरा टॉपिक यहीं पर समाप्त कर दिया है। चलें अगला न्यूज़ आर्टिकल। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये पेज नंबर 5 पर जो टॉपिक है ये भी आपका जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर थोड़ी सी आपको मैपिंग भी करनी होगी, समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में। आइए बात करते हैं क्या हुआ है। सर यहाँ पे बात हो रही है कि 8 साल बाद, पिछले 8 साल तक लगातार डोकलाम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर स्टैंड ऑफ जारी था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस वजह से डोकलाम वाले हिस्से में टूरिस्ट के लिए जो जगह है वो ओपन नहीं की गई थी। 8 साल बाद यहाँ पर डोकलाम में जो जगह है, डोकलाम स्पेशली जो प्लेस है सिक्किम वाला, ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया जा रहा है। लोग जा सकते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं डोकलाम वाले हिस्से में, सिक्किम वाले हिस्से में, इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं। तो हम अपने इतिहास को जान सकते हैं वहाँ पर कुछ बैटल फील्ड्स हैं, उन रणभूमियों को देख सकते हैं। स्पेशली रणभूमि को विजिट करने के लिए जिसका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर टूरिज्म के पर्पज़ से वहाँ जा सकता है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को अपने देश की नॉलेज भी मिलेगी, दूसरी तरफ उस एरिया में टूरिज्म भी बढ़ेगा जहाँ पे वो घूमने जाएगा। तो 8 इयर्स बाद याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलाम वाला हिस्सा है ये ओपन हो चुका है फॉर द टूरिस्ट। तो लोग अब घूमने जाने वाले हैं स्पेशली टूरिज्म के पर्पज़ से। ये कितनी दूर है? तो दोस्तों सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटोक, और इस कैपिटल से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर, यानी और ऊपर जाओगे ऊंचाई पर, डोकलाम नाम की जगह है।
डोकलाम एक प्रकार का प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? ये होता है पठार। पठार क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ये आपका लैंड एरिया है, ये ज़मीन है। इस लैंड एरिया में एक हिस्सा होता है उठा हुआ और दूसरा होता है नीचा। जो ये उठा हुआ हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, ये उठा हुआ हिस्सा ही पठार कहलाता है, याद रखिएगा, या प्लेट्यू कहलाता है। समझ गए? तो डोकलाम क्या है? एक प्रकार का प्लेट्यू वाला रीजन है, इस बात को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये डोकलाम दोस्तों चुंबी वैली में प्रेजेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चुंबी वैली कहाँ पर है? ये ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। ट्राई जंक्शन पॉइंट मतलब 3 देशों के बॉर्डर यहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन से 3 देश? तो चाइना, इंडिया तो है ही, तीसरा देश दोस्तों यहाँ पर भूटान है, जिसका बॉर्डर इस पर्टिकुलर चुंबी वैली पे लगता है। और इन तीनों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर डोकलाम भी प्रेजेंट है। मैप वगैरह में सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ी देर वेट कर लेना। अब देखो, थोड़ा सा इतिहास पढ़ो, अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। एक्चुअली 2017 की बात है। 2017 में जून के महीने में चाइना ने ये कोशिश करी कि वो एक रोड बनाएंगे। एक रोड बनाएंगे डोकलाम वाले हिस्से के बिल्कुल करीब में, यानी वो जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर एक रोड बनाएंगे। लेकिन रोड वो पता है किसकी जगह पर बना रहे थे? भूटान की जगह पर। वो टेरिटरी, वो ज़मीन भूटान की थी जिस पे चाइना ने रोड बनाने की, सड़क बनाने की कोशिश की जून 2017 में। अब चाइना ने जब ये कोशिश की, भूटान तो लड़ सकता नहीं अकेला चाइना से, तो दोस्तों भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया यहाँ पर भूटान की हेल्प करता भी है। और ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। भूटान ने अपने बॉर्डर भारत के लिए खोले ताकि भारत के सोल्जर्स भूटान में जाएं और भूटान के बॉर्डर पर तैनात हो। इंडिया ने इंटरवीन किया, भूटान को जितना सपोर्ट हो सकता है पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, और इतना सपोर्ट प्रोवाइड करवाया कि चाइना ने अपने इस कंस्ट्रक्शन को बाद में जाकर रोक दिया। फिर उसके बाद ये स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। कम से कम 2 महीने से ज़्यादा तो यहाँ पर बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ था। दोनों कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं ये आमने सामने प्रेजेंट थे। तब से यहाँ पर ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव पोर्शन बन गया। नाउ फाइनली अब पूरी तैयारी हो चुकी है कि डोकलाम को वापस ओपन किया जाएगा इस बार सितंबर के महीने में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये डोकलाम वाला हिस्सा जो ओपन किया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एक स्कीम। सर कौन सी स्कीम है? वो है भारत रणभूमि दर्शन स्कीम, याद रखिएगा। भारत रणभूमि दर्शन स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 3 इंपॉर्टेंट जगहों को ओपन किया जा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखा गया है कि भाई ये ओपन किए जाएंगे टूरिज्म के लिए, जो एक तरीके से इतिहास की रणभूमि रही है, बैटल फील्ड रही है, ताकि लोग जाएं इसके बारे में जानकारी लें। ठीक है, तो एक तो डोकलाम है ही, डोकलाम को ओपन किया जा रहा है। बाकी 2 जगह कौन सी हैं जो ओपन हो रही हैं? दूसरी है नाथुला। नाथुला पास यहीं पर प्रेजेंट है, याद है आप लोगों को? याद है या नहीं है? मानसरोवर यात्रा के लिए मैंने आपको जब पढ़ाया है, स्पेशली जब मानसरोवर यात्रा शुरू हुई तो एक जगह नाथुला पास से होकर गुजरती है, सिक्किम से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा जो है वो है चोला। तो नाथुला, चोला, ये 2 जगह हो गई, तीसरा डोकलाम हो गया। इन 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ओपन किया गया है फॉर द टूरिज्म पर्पस। और ये किस स्कीम के तहत किया गया है? भारत रणभूमि दर्शन स्कीम के तहत किया गया है। इस स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिक्किम की बात करेंगे दोस्तों, तो सिक्किम के इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया। मैं आपको सिक्किम का इतिहास भी पढ़ाने वाला हूँ आज, तो बने रहना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जो है भारत देश का 22वां राज्य बनता है मई 1975 में, 1975 में। ठीक है, ये 22वां राज्य बना। अब ये कैसे बना दोस्तों? सिक्किम के लोगों ने वोट दिया, एक वोटिंग करवाई गई थी। उस वोटिंग में सिक्किम के मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया कि हम भारत के साथ जाएंगे। तो भारत के साथ में सिक्किम बाद में मर्ज हो जाता है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हुआ। क्योंकि सिक्किम इंडिया का हिस्सा बना, उसमें बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हुई, बहुत स्पेशल तरीके से बना। ये ऐसा राज्य था जो हमारा पूरा स्टेट बनने से पहले एक एसोसिएटेड स्टेट बना, बाद में जाकर आप कह सकते हैं ये एक कंप्लीट स्टेट बनता है इंडिया का। मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है। तो अब होगा क्या सर? भारत रणभूमि दर्शन स्कीम के तहत 3 जगह को चुन लिया गया है। ये 3 जगह टूरिज्म के लिए ओपन कर दी जाएंगी। तो जब ये टूरिज्म के लिए ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पे कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे, रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, है ना, लोग यहाँ पे ठहर सकें, रुक सकें, कैफ़े वगैरह एंजॉय कर सकें। ये अल्टीमेट पर्पस होने वाला है। बैटल फील्ड्स को घूम सकें, उन रणभूमि से यहाँ पर अपने इतिहास को जान सकें कि किस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कैसे प्रोटेक्शन करते हैं देश की, उसके बारे में जान सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये केवल और केवल न्यूज़ आर्टिकल है, याद रखिए, पेज नंबर 5 पर। लेकिन मैंने आपको बताया एग्जाम में इसका रोल बहुत बड़ा है। तो ये तो हो गया आर्टिकल जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, वही तो चीज़ हमें जाननी है, और वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे हमको पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में पढ़ के जाना। भारत रणभूमि दर्शन,
ये जॉइंट इनिशिएटिव है। जॉइंट इनिशिएटिव मतलब दो अलग अलग मंत्रालयों का स्कीम है ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दो मंत्रालयों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का पर्पज़ है इंडिया में बैटलफील्ड टूरिज्म को बढ़ाना। ठीक है, इंडिया की जितनी भी आइकॉनिक मिलिट्री साइट्स रही हैं, जहाँ पर युद्ध भी हुए हैं, मिलिट्री साइट्स हैं, बॉर्डर के आसपास मिलिट्री प्रेजेंट है, उसको लोग विजिट करें, उसको घूमें। ये हमारा मेन पर्पस है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पेट्रियाटिक टूरिज्म। जिसको देश से प्यार है घूमने जाएगा, है ना, सिटीजन्स को अवेयर करेगा, मिलिट्री के हिस्ट्री के बारे में समझाएगा। बॉर्डर एरिया पे डेवलपमेंट भी होगा, जब लोग घूमने जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वर्चुअल कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, पब्लिक के साथ में बॉर्डर की कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी। तो ये सब कुछ है। लोकल लोग जो हैं वो आर्मी के साथ में अपना कॉपरेट कर पाएंगे उन साइट्स के ऊपर में। तो ये सारे फायदे होने वाले हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की वजह से। अब प्रश्न यह है कि इस रणभूमि दर्शन स्कीम के फायदे क्या होंगे। याद ये भी रखना दोस्तों, इसी जनवरी 2025 की खबर है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया जा चुका है, रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों सारे टूर्स वगैरह मेंशन है, जो बैटल फील्ड्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, उनका टूर कैसे होगा, वो वर्चुअल टूर की मैपिंग प्रेजेंट है। ठीक है, बैटल स्टोरीज बताई गई हैं, इतिहास में जो भी युद्ध हुए हैं उनकी स्टोरीज हैं, सोल्जर के अकाउंट्स भी मिलेंगे इस एप्लीकेशन पे। वॉर से संबंधित कुछ तथ्य फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। गाइडेंस शेयर करेगा। आप बुकिंग ट्रैवल बुकिंग करना चाहते हैं तो सारी बुकिंग कर पाएंगे, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया करके एक टूरिज्म कैंपेन है, उससे भी ये लिंक है। आपको कहीं और बुकिंग करनी है वो सब कर पाएंगे। कैफेटेरिया, रेस्ट रूम, पार्किंग एरियाज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, इस भारत दर्शन एप्लीकेशन के तहत आज कुछ मेजर बैटलफील्ड साइट्स हैं। आज भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं, ऐसी जगह हैं जो इतिहास में बड़ी रणभूमि रही हैं, जिनका एक बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। जिसमें दोस्तों दो जगह पर सेक्शंस को बांटा गया है। एक इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, दूसरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भी ऐसी ढेर सारी जगह हैं। जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ बात करेंगे तो दोकलाम। अब दोकलाम कहाँ पर है, बार बार बात कर रहे हैं तो आइए फटाफट मैप को भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि दोकलाम आज बहुत काम का है। तो दोकलाम मैंने आपको बताया ट्राई जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट हुआ हुआ एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जहाँ पर इंडिया, भूटान और चाइना तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं। उस जगह पे चुम्बी वैली भी नज़र आती है, ठीक है, हा वैली भी नज़र आती है, याद रखिएगा। अब एक्चुअली में मैपिंग अगर हम देखेंगे तो ये है अपना इंडिया, और ये दोस्तों देखोगे तो ये है सिक्किम। सिक्किम का पोर्शन ऐसे उठा हुआ है ना, तो वो उठा हुआ हिस्सा ये है। यहीं पर आपको नाथुला पास देखने को मिल जाएगा, ये वाला पास जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वैली दोस्तों यहाँ पर चुम्बी वैली है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ये वो पॉइंट है जहाँ पर भूटान का भी बॉर्डर लग रहा है, चाइना का बॉर्डर भी लग रहा है और इंडिया का भी बॉर्डर लग रहा है। तीनों बॉर्डर्स यहाँ पर लग रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यही है दोकलाम पॉइंट, समझ गए। और नीचे आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा। ये पतला सा रास्ता जो है ना, जो इंडिया के मेन पार्ट को हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने का काम करता है, ये कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी यहाँ पर जस्ट बगल में प्रेजेंट है, इसलिए दोकलाम बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, तो समझ गए लोकेशन। तो अगर हम अपने इंपॉर्टेंट बैटल साइट्स की बात करेंगे तो इसमें भारत चाइना बॉर्डर की तरफ एक तो साइट है इंपॉर्टेंट साइट, वो है दोकलाम। दूसरा गलवान वैली है लद्दाख में। तीसरा नाथुला और चोला, ये दोनों जगह सिक्किम में है। ठीक है, ये भी चाइना के साथ में यहाँ पे क्लैश हुआ था 1961 में, उसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग, भाई पढ़ते रहते हैं, तवांग का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। 1962 में वॉर एक्टिविटीज़ की गई थी यहाँ पर चाइना के साथ में। ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखोगे जो मेन बैटल साइट्स जो हैं, जो स्पेशली कह सकते हैं कि रणभूमि रही हैं, रणभूमि के इंपॉर्टेंट स्थल रहे हैं। जैसे राजस्थान में लोंगेवाला हो गया, लद्दाख में कारगिल हो गया। ठीक है, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर का इवेंट यहीं पर होता है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनकी लोकेशंस हैं। ये सारी लोकेशंस भारत दर्शन एप्लीकेशंस के अंदर में मेंशन की गई हैं, जिसमें हम लोग आने वाले समय पर टूरिज्म को बड़े लेवल पर बढ़ाने वाले हैं। समझ गए, ये वो जगह हैं सारी की सारी जो जगह हम लोगों ने समझ ली है। इसका इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस क्या होगा वो हमने समझ लिया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, लोगों में इसके बारे में जानकारी बढ़ेगी। अब एक छोटी सी समरी अगर इस पूरे आर्टिकल की बनाना चाहते हैं, आपके सामने ये खबर प्रेजेंट है। ये आप देखिए दोस्तों, 6 पॉइंट्स में छोटी सी समरी है, पूरे आर्टिकल की समरी, कि सर हमें याद क्या रखना है ये नहीं पता चलता। लो, सारी काम की चीज़ें ये हैं। ठीक है, कि भाई इसको किसने लॉन्च किया, इसका मेन एम क्या है, ऐप के फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी मेंशन की गई है, किस कैंपेन से ये लिंक है, लास्ट में इसका इम्पैक्ट। खत्म। एक छोटी सी समरी भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो आप, इसी से काम हो जाएगा। बाकी सिक्किम के स्टेटहुड डे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
आपको पता है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला है कब? 16 मई 1975 में। 1975 में दोस्तों 16 मई को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनता है। और ये जो 22वां राज्य सिक्किम बनता है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से बनता है। ठीक है, यानी सिक्किम ने डिसाइड किया, वोटिंग हुई, सिक्किम कह रहा है ठीक है हम भारत का एक राज्य बनेंगे, तो हमने अपने संविधान में बदलाव करना है। तो 36वां बदलाव जो हुआ था, 36 अमेंडमेंट, ये 1975 में ये एक्ट पास होता है, जिसके आधार पर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है, 22वां राज्य घोषित कर दिया जाता है। अब दोस्तों सीधा पेज नंबर 4 पर आओ। देखो ये रहा हमारा आज का पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है और ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, आपको यशवंत वर्मा वाला केस पता है जो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, अभी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट से जब रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया, ये कहते हैं कि आजकल ना जुडिशरी में बहुत सारे गलत काम हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है। तो जुडिशल जो मिसकंडक्ट है, इस जुडिशल मिसकंडक्ट को निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स यानी कुछ नए सुधार की आवश्यकता है। जब सरकार से इस सुधार पे क्वेश्चन किया गया तो सरकार यहाँ पे साइलेंट हो जाती है, वो कुछ यहाँ पर इस पर बोलती नहीं है। तो सरकार की जो ये चुप्पी है जुडिशल मिसकंडक्ट पर, वो एग्जैक्टली क्या है और इस चुप्पी की वजह से आज के समय पर कितनी समस्याएं हो रही हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। मैटर क्या है अब दोस्तों विस्तार से जानिए, जो भी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि आज से कुछ महीने पहले, आज का मतलब इसी साल मार्च के महीने में क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर पे बहुत सारा पैसा जमा होता है, आग लग जाती है। तो पैसे तो पता नहीं होता, जब आग लगती है आग बुझाते हैं तो जले हुए नोट मिले, तो बहुत सारे जले हुए पैसे यहाँ पर इनके घर पर मिलते हैं। ठीक है, मार्च के महीने में। अब क्या हुआ, इसी के आधार पर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनको इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो लग गया भैया करप्शन का चार्ज कि ये पैसा आया कहाँ से। जब आपकी सैलरी यहाँ पर लग रही है 1.5 लाख 2 लाख, तो आपके पास में करोड़ों रुपया का कैश घर में रखा था जो जल गया, और जलने के बाद में ढेर सारी राख इकट्ठी हो गई, इतना कैश वहाँ पर प्रेजेंट था। इनसे यहाँ पे प्रश्न किया गया। अब दोस्तों क्या हुआ, एक इन हाउस इंक्वायरी भी बैठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन हाउस इंक्वायरी बैठा दी ताकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि किसी जज को जब उसके पद से हटाया जाता है, क्योंकि बात ये हो रही थी इन हाउस इंक्वायरी बैठाने के बाद में ये जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में यशवंत वर्मा से ये बोला गया आप रिज़ाइन कर दो। ठीक है, इस पद से फटाफट रिज़ाइन कर दो, क्योंकि जुडिशरी को ये शोभा नहीं देता। जुडिशरी जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए है। इतना सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, करप्शन की वजह से आया है और कोई रीज़न है ही नहीं, आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो रिज़ाइन कर दो फटाफट। तो यहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि भैया मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला। इन्होंने रिज़ाइन किया ही नहीं, अभी तक रिज़ाइन नहीं किया। तो फाइनली यहाँ पर ये जो इन हाउस प्रोसीजर, ये जो पूरी कमेटी की बैठक हुई थी, इस कमेटी की बैठक के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने सरकार से ये बोला कि इस जज का इम्पीचमेंट कर दो, क्योंकि अगर जज रिजाइन नहीं करेगा ऐसे चार्जेस में तो जज को फिर क्या किया जाता है, इम्पीच मतलब रिमूव किया जाता है। देखो जो हमारे जज है ना, जज के लिए जो ये वर्ड है इम्पीचमेंट वर्ड, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पे कहीं से कहीं भी नहीं लिखा हुआ, याद रखना। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वर्ड इम्पीचमेंट लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए वर्ड इम्पीचमेंट यूज होता है, लेकिन जजेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में। ये स्टेटमेंट दे सकता है, क्या बताओ, प्रेसिडेंट और जजेस दोनों के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या केवल जजेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये भी गलत स्टेटमेंट है। केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है इम्पीचमेंट वर्ड, याद रखना। जजेस के लिए अगर आप देखोगे तो हम इसको नॉर्मली कहते हैं इनको इनके पद से हटाना, रिमूव करना। अब ये रिमूव करने की जब बात आती है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल में मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है, अपॉइंट तो हो जाते हैं सर, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम कि देश की पूरी सरकार लगी पड़ी है इनको हटाने में। पार्लियामेंट में बिल पास हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। मोस्ट पावरफुल पोजीशन सर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जब डिस्कशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 4 दिया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में देखोगे तो वो बताता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाते हैं, जैसे यहाँ पर यशवंत वर्मा का केस है, या हाई कोर्ट के जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या दूसरा कोई हाई कोर्ट हो, उस हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल यूज होता है वो है आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी।
ये कहता है कि जो जज है वो उस जज को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के माध्यम से, और ये एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ज़रा उस प्रक्रिया को अभी हम लोग समझेंगे। पहले ये प्रूव करना होगा कि वो जज या तो मिसबिहेव किया है या इनकरप्ट है, वो सॉरी ये करप्शन में कोई चार्ज में फंसा है, तो इसके आधार पर उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन आपको पता है एक जज को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है? जज को हटाने के लिए पहले स्टार्टिंग में हमारे पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा राज्यसभा से जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स पहले यहाँ पर एक नोटिस को साइन करते हैं ताकि रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। केवल पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाने के लिए अभी लाए जाने की बात हो रही है, पास होने की बात नहीं हो रही है। तो लाने के लिए जो लोकसभा होता है, बताया जाता है कि एक जज को हटाने के लिए लोकसभा से 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि 100 मेंबर यहाँ पर एक नोटिस को साइन करेंगे, तब लोकसभा में एक जज को हटाने का जो रेजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस होगा, लाया जाएगा। फिर वैसे ही दोस्तों राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में 50 मेंबर्स का साइन चाहिए, तो राज्यसभा के 50 मेंबर का साइन चाहिए। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के 100 मेंबर्स ने साइन कर दिया है नोटिस पे यशवंत वर्मा को हटाने के लिए पद से। अब वो केस यहाँ पर, अब जब लोकसभा की सारी प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाएंगी तो वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स होंगी, राज्यसभा के मेंबर साइन करेंगे। अब प्रोसीडिंग्स होने के बाद में फिर से एक कमेटी बैठाई जाएगी, तो वो कमेटी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन ये करेगी कि भाई यहाँ पर ये केस सही था या नहीं था, सारे सबूत खोजेगी। अब वो सबूत प्रस्तुत करने के बाद में दोस्तों फिर एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा। पार्लियामेंट में वो रेजोल्यूशन पास करवाना होगा, स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होता है, पास होगा, देन उसके बाद में प्रेसिडेंट को तब बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट यहाँ पर रिमूव करें इस जज को। ये पूरी प्रक्रिया है एक जज को रिमूव करने की। तो इतनी ज़्यादा पावर्स जज के पास में करंट समय पर देखने को मिल जाती है। तो अभी के समय पर आप देखोगे केस ना ये क्या था, ये आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इस केस में ये भी बोला है कि आज हमें जुडिशियल मिसकंडक्ट को मैनेज करने के लिए, ऐसी हरकतें ना हो, इसको ठीक करने के लिए कुछ नए सुधार की ज़रूरत है। और वो नए सुधार कैसे हो सकते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के नोट्स आपके लिए ज़्यादा काम के देखने को मिलेंगे, ज़्यादा उपयोग में आएंगे। मैंने इस आर्टिकल के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है और कुछ काम की चीज़ें आपके लिए नोट की हैं, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। तो मेजर कंट्रोवर्सी क्यों निकल कर आई वो आपको समझ में आ गया। यशवंत वर्मा का केस मार्च 2025 का जो निकल कर आया, उसके बाद ये पूरा मैटर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब लोकसभा के अंदर में जुडिशियल मिसकंडक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं करंट समय पर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने केवल एक्सप्लेन कर दिया, संविधान के अलग अलग प्रावधान हमको बता दिए कि इस प्रावधान के हिसाब से जज को हटा देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि आज का जो करप्ट सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको हटाने के लिए हमें कैसे सुधार करना होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसके बारे में जानकारी देते, इसके बारे में डिस्कशन होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि भविष्य में भी ऐसे केसेस को रोका जा सके। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जजेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये तो आप समझ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो आपको संविधान का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को यूज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को केवल तभी हटाया जा सकता है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से हटेगा। प्रेसिडेंट का ऑर्डर से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज हटेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स तक जाने के लिए पहले बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो फॉलो करनी होती है। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन हाउसेस के अंदर में एक मोशन पास होता है, स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। यानी कि जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल सदस्य, उनकी मेजोरिटी ली जाएगी। उसके बाद जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो सदन में प्रेजेंट हों मेंबर्स होंगे, उनके 2/3 मेंबर्स जो सदन में प्रेजेंट है वोट करेंगे, तब जाके यहाँ पर ये स्पेशल मेजोरिटी पास होती है। और ये स्पेशल मेजोरिटी अगर यहाँ पर ये पास हो जाएगी, और वो भी इस आधार पे कि उस जज ने मिसबिहेव किया है या उसके अंदर अब क्षमता नहीं है काम करने की, तो उसके बाद ये जब मेजोरिटी पास हो जाएगी तो ये ऑर्डर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट फाइनल ऑर्डर देके उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देंगे। ऐसा ही सिमिलर कंडीशन हाई कोर्ट के जज के साथ भी है। हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल किया जाता है। हाई कोर्ट के जज को भी सेम मैनर में रिमूव करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, रेयर है, जो हम लोग करंट समय पर देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोसेस से, कितने सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जब एक केस आता है किसी जज के करप्शन का, तो वो केस ना पार्लियामेंट में जाने से पहले, याद रखना, पार्लियामेंट में जाने से पहले, यानी संवैधानिक तौर पे उस जज को हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट का खुद का इंटरनल इन हाउस प्रोसीजर होता है, जो यशवंत वर्मा के केस में भी हुआ।
जब यशवंत वर्मा के घर में ये सारे नोट्स के बंडल मिले तो दोस्तों एक इन हाउस प्रोसीजर के तहत इंटरनल कमेटी का गठन हुआ, ताकि वो कमेटी जितने भी कह सकते हैं कि एलिगेशन लगे हैं कि इस जज ने मिसकंडक्ट किया है, इस जज ने यहाँ पर ये करप्शन किया है, तो उस एलिगेशंस को, जो इल्ज़ाम लगे हैं उसको डील किया जाए, सारे एविडेंस इकट्ठे किए जाएं। और मान लो ये जो एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है, मतलब इस एविडेंस को इकट्ठे करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा, तो भारत के जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक कमेटी को अपॉइंट करते हैं जिसमें सभी सीनियर जजेस होते हैं। और ये कमेटी यहाँ पर क्या करती है, उस जज की कंप्लेंट को एग्जामिन करती है, डिटेल से देखती है, और सारे ठोस सबूतों के आधार पे यहाँ पर अगर ये पाया जाता है कि उस जज ने बिल्कुल मिसकंडक्ट किया है, गलत कदम उठाया है, वो प्रूव हो जाता है, तो जज से बोला जाता है रिज़ाइन कर दो या रिटायरमेंट ले लो। और अगर जज मना कर दे तब सीजीआई कहते हैं कि भैया पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के थ्रू इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचती है। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत हटाने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद से ही डिस्कशन भी होता है, इन हाउस कमेटी का गठन भी होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो इन हाउस प्रोसीजर होता है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, पता ही नहीं चलता इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोई पनिशमेंट वगैरह उस समय पर नहीं मिलता। तो बोला ये जा रहा है कि हमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, कि जो सबसे पहले कमेटी बनाई जाती है, इन हाउस प्रोसेस जो होता है ये सीक्रेट तरीके से होता है, हमें इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा, क्योंकि जो जजेस हैं वो भी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो जब तक इम्पीचमेंट पास नहीं होता है तो कम से कम कुछ ऐसे सख्त एक्शन लिए जाएं उस जज के खिलाफ जिसने मिसकंडक्ट किया है, जिसने गलत किया है ना। तो ये भी एक मेन पर्पज़ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यशवंत वर्मा ने भी एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट किया है, लेकिन आज के समय पर देखोगे कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। मार्च से सर जुलाई आ गया, जुलाई खत्म होने पर है, अगस्त आने वाला है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या ऐसी स्पेशल पावर्स हैं, है ना। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें आज नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। तो सरकार से जब बदलाव के बारे में पूछा गया तो सरकार ने कोई जवाब यहाँ पर दिया नहीं है अभी के लिए। तो आने वाले समय पर कुछ रिफॉर्म्स की जब डिस्कशंस होंगे तो ये आर्टिकल वापस से पब्लिश होगा। अभी के लिए बस खाली इतना सा बात आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेना है और एक छोटा सा समरी लिख लेना है। समरी आपके सामने प्रेजेंट है। ये समरी दोस्तों यहाँ पे 5 से 6 लाइनों के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। रिफॉर्म्स ये हैं कि भैया ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करो। जजेस इन जो अपनी खुद की एक कमेटी बनाते हैं, वो कैसे कमेटी का गठन होता है, कैसे वो जजेस के अगेंस्ट में एविडेंस इकट्ठे करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी में बनेगा। वो बात इस आर्टिकल में हो चुकी है, ठीक है। ये समरी हो गई, छोटी सी, काम खत्म। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन के ऊपर में एक मेंस का आंसर लिखें, ठीक है। तो ये जो आंसर है आप लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करेंगे वो अभी जस्ट बता दूंगा। पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कहता है द करेंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस। यानी आज के समय पर आप देखोगे एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो मेथड आज के समय पर यूज़ हो रहे हैं, जो करंट मेथड, करंट मैकेनिज्म है कि भाई हाँ जो जजेस हैं इस तरीके से जजेस को जो जवाबदेही बनाना है, जजेस आज के समय पर जवाबदेही नहीं है। जजेस के पास में एक्सट्रीम पावर्स हैं, तो इसकी वजह से इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती, इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि आज हमें कौन कौन से नए नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कौन कौन से नए नए सुधार की आवश्यकता है, जिससे भारत के अंदर में जो जुडिशल मिसकंडक्ट है इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर सकें। समझ गए। तो हिंदी में भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसको आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके हिंदी में रीड कर देता हूँ। चलो। न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान तंत्र में पारदर्शिता और प्रभावशीलता का अभाव है। भारत में न्यायिक कदाचार प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। 15 मार्क्स का प्रश्न है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो अगला आर्टिकल आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है और ये बेसिकली आज का एडिटोरियल है, याद रखिएगा, ठीक है। इस एडिटोरियल में राइटर ने बहुत ही शानदार चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। हमारे जो राइटर हैं सेल्वम जी, ये बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जो MS स्वामीनाथन है। भारत का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इंडिया में जो हरित क्रांति आई, उसमें MS स्वामीनाथन का बड़ा रोल था, ठीक है। 2023 में MS स्वामीनाथन की मृत्यु होती है, ये आपको पता होगा।
तो सॉरी 2023 में, हाँ। तो एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में जब बात करते हैं तो जो इंडिया के अंदर में कह सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क के प्रोडक्शन में एक बड़ी हम लोगों ने इंक्रीमेंट देखी है, या भारत में हरित क्रांति आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें एम एस स्वामीनाथन जी का बड़ा रोल है। लेकिन केवल इनका रोल एग्रीकल्चर सेक्टर तक सीमित नहीं है, राइटर ये कहते हैं। राइटर ये कहते हैं कि एम एस स्वामीनाथन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैंग्रोव्स को लेकर भी अपनी पूरी आवाज़ उठाई, मैंग्रोव्स को बचाने की बात की, क्योंकि ये मैंग्रोव्स आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे कोस्टल रीजन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। लेकिन करंट समय पर हम मैंग्रोव्स को दिन ब दिन तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय का जो संकट है वो बहुत बड़ा होगा इंसानों के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर में। अब ये चीज़ है क्या? मैंग्रोव्स इतनी ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, आइए एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी होगी कि जब हम लोग यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वो एग्जैक्टली है क्या। समुद्र के किनारे आपने प्लांट्स देखे होंगे, समुद्र के किनारे यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका समुद्र है ना, और समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, नमकीन पानी होता है, और ये पीछे यहाँ पर हमारा कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो समुद्र के इस जगह पर किनारे बहुत सारे जंगल होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, जैसे आज सुंदरबन में है, तमिलनाडु में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, गुजरात में मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, उड़ीसा में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट सब जगह है। तो जब यहाँ पर आप कह सकते हैं समुद्र है, समुद्र से आगे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। ये पेड़ क्या पानी में उगते हैं? बिल्कुल पानी में दोस्तों इनकी जड़ें रहती हैं, और पानी में ही यहाँ पर इनकी जड़ें बहुत मजबूत तरीके से फंसी रहती हैं, ये पानी में ग्रो करते हैं। तो सैलिन एनवायरनमेंट को पहली चीज़ तो ये झेल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कई बार क्या होता है, समुद्र के अंदर में साइक्लोन आता है, ठीक है। साइक्लोन क्या? सुनामी आती है। तो साइक्लोन सुनामी जब आती है तो एक बहुत बड़ा बवंडर बनता है, स्टॉर्म बनता है, और वो जो स्टॉर्म है दोस्तों, वो स्टॉर्म समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी लहरों में तब्दील करता है, और वो लहरें सीधा यहाँ पर आ रही होती हैं। और वो लहरें जब आती हैं दोस्तों तो इन लहरों में एनर्जी बहुत मैसिव होती है, क्योंकि आपको पता है सुनामी के अंदर में जो वेव्स होती हैं उसकी एनर्जी इतनी मैसिव है कि उसके रास्ते में कुछ भी आ गया, चाहे बड़ी बिल्डिंग आ जाए, शहर आ जाए, देश आ जाए, वो तबाह कर देगा, वो नहीं देखेगा सामने क्या है। सुनामी की लहरें इतनी खतरनाक होती हैं। हमने याद है इंडियन ओशन में भी सुनामी आ चुकी है, ठीक है। 2011 में जापान में कितनी भयंकर सुनामी आ चुकी है, सुनामी के केसेस बहुत सारे हैं जिससे तबाही बहुत बड़े लेवल पर मची है। लेकिन ये जो समुद्र किनारे मैंग्रोव्स होते हैं ना दोस्तों, ये मैंग्रोव इस सुनामी की पावर को, सुनामी के बर्बादी को, इसके डिस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब ये लहरें उठी तो ऐसे चक्रवात भी आता है तो ये लहरें उठती हैं। ये जो लहरें हैं दोस्तों, ये जब इधर आती हैं तो हमारे प्रोटेक्टेड कोस्ट जिधर लोग रह रहे हैं, इन कोस्टल रीजन पर पहुंचने से पहले ये सारी लहरें इन पेड़ों से टकराती हैं, और इन पेड़ों की जड़ जो हैं दोस्तों इन लहरों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जब यहाँ पर एनर्जी सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के जंगल, तो पीछे नुकसान नहीं होता, पीछे जो लोग हैं यहाँ पर दोस्तों वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, समझ गए। तो कोस्टल रीजन की सुरक्षा करता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। आज क्या हो रहा है, आज हम इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, हटाओ पेड़, है ना, कोई और एक्टिविटी हो रही है, हटाओ पेड़, ये सारा काम हो रहा है। तो हमें ओशन प्रोटेक्शन तो देता है मैंग्रोव, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी पता होगा ओशन प्रोटेक्शन के साथ साथ इस मैंग्रोव के आसपास बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो रहते हैं, उनका घर होता है ये, है ना। अब अगर यहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो आने वाले समय पर तबाही कितनी बड़ी लेवल की होगी, ये आप लोग नीचे वाली फ़ोटो से समझ सकते हैं। देखो ऊपर वाले में तो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, तो इस वजह से पीछे वाला जो हिस्सा है ये सेफ हो गया, ये बच गया। नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है, हमने काट दिए मान लो, तो काट दिए तो दोस्तों तो ये सुनामी की लहरें या फिर कह सकते हैं साइक्लोन की लहरें रुकने वाली नहीं है, ये लहरें सीधा आएंगी और सीधे हमारे इस कोस्टल रीजन को डैमेज करेंगी। ये इस फोटो का कहना है कि मैंग्रोव्स किस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करता है, किस तरीके से सुनामी या फिर साइक्लोन्स की वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जीवन में बड़ा रोल है। आज भारत के पास में जगह जगह पर मैंग्रोव्स के पौधे देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव्स जो है याद रखिएगा सॉल्ट टॉलरेंट ट्री है, जो खारे पानी को भी ऑब्वियसली आराम से टॉलरेट कर सकता है, और खारे पानी में ही ज़्यादातर ये उगता है, और भले ही लो ऑक्सीजन कंडीशन हो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी स्पेशल होती हैं। मैंग्रोव्स की जड़ें जो होती हैं वो न्यूमाटोफोर्स होती हैं। न्यूमाटोफोर्स मतलब क्या होती हैं कि इनकी जड़ें थोड़ी एरियल रूट्स होती हैं,
यानी जो हवा की ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, उसके माध्यम से पेड़ ग्रो करते हैं। और मैंने आपको बताया ये जो पेड़ हैं ये सीधा हमें डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं, सुनामी, साइक्लोन या कोस्टल इरोजन के डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। और ये जगह एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ ब्रीडिंग करती हैं, क्रूस्टेशंस हैं, बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, वो सब प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया में दोस्तों देखोगे मैंग्रोव तो भारत के कोस्टल रीजन में मैंग्रोव्स जगह जगह पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में मैंग्रोव्स बिल्कुल हैं, ठीक है, मुंबई में भी मैंग्रोव्स हैं, उसके अलावा रत्नागिरी मैंग्रोव्स ये आपको देखने को मिलेंगे, गोवा के मैंग्रोव्स ये हैं, कोचिन केरला के मैंग्रोव्स हो गए, तमिलनाडु में यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, सुंदरबन मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में आपको देखने को मिलेगा। इवन सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कवर किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी ये मैंग्रोव्स प्रेजेंट है, याद रखिएगा, यहाँ सभी जगह पे प्रेजेंट है। तो मैंग्रोव्स का जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। कैसे, मैंने आपको बताया एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो ये पेड़ है ये बहुत सारा कार्बन, बहुत सारा प्रदूषण को अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखता है, तो प्रदूषण को जकड़ के रखता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इसके, लोग घूमने के लिए आते हैं ऐसे मैंग्रोव्स को देखने के लिए, है ना, तो पैसा खर्च करते हैं, इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, बाकी डिज़ास्टर से हमको बचाता ही है। लेकिन राइटर कहते हैं आज के समय पर ये जो मैंग्रोव्स हैं इनको खतरा लगातार बढ़ चुका है। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं, इन पेड़ों को काट काट के कह सकते हैं कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। वो सारी के सारे जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, समुद्र का पानी सीधा टच हो रहा है कोस्टल रीजन से। और अगर मैंग्रोव ऐसे ही ख़त्म होते चले गए तो आने वाले समय पर तबाही निश्चित है, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी वजह से राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इसके बारे में जानकारी एम.एस. स्वामीनाथन जी ने बहुत पहले ही दे दी थी। मैंग्रोव्स क्या होते हैं ये इन्होंने समझाया। आज क्लाइमेट चेंज यानी जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से भी जो मैंग्रोव्स हैं वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। तो 1989 का समय था, टोक्यो के अंदर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एम.एस. स्वामीनाथन जो हमारे एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि जो मैंग्रोव्स है ये हमारे कोस्टल रीजन को बचाता है ना, साइक्लोन वगैरह से बचाता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि हम मैंग्रोव्स के जो जीन होते हैं ना, जीन, इनके जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी फसल बनाने के लिए जो खारे पानी में भी उग सकें, तो कोई नमकीन पानी का नुकसान नहीं होगा यहाँ पर उन फसलों के ऊपर में। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने बहुत सारा योगदान दिया। इन्होंने इवन मैंग्रोव को बचाने के लिए एक पूरा का पूरा सोसाइटी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये किसने बनाया है, तो इन्होंने फाउंड किया और इसके पहले प्रेसिडेंट भी ये बने। फिर यहाँ पर ये नए अग्रीमेंट लेकर आए मैंग्रोव्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल मैंग्रोव डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा एक नया सिस्टम बनाया गया ताकि सारे साइंटिस्ट को मैंग्रोव डेटा से जोड़ा जा सके। दुनिया भर के मैंग्रोव का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इनके थ्रू चलाए गए। इंडिया का जो ये यहाँ पर मैंग्रोव है इसका भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसी के लिए यहाँ पर आप देखोगे ये वो व्यक्ति थे एम.एस. स्वामीनाथन जिन्होंने हमारे समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधों को, मैंग्रोव के पेड़ों को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक मेथड की खोज की जिसका नाम है फिश बोन कैनाल मेथड, ठीक है। पानी का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जाएगा, जो पानी है ना दोस्तों, उस पानी को अलग अलग कैनाल के माध्यम से छोड़ा जाएगा ताकि इस कैनाल के माध्यम से जगह जगह पर मैंग्रोव्स के जो पेड़ हैं वो हम लोग ग्रो कर सकें समुद्र के किनारे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मछली की हड्डियों की तरह नज़र आता है, इसलिए यहाँ पर इसको फिश बोन कैनाल मेथड बोला गया है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बताओ फिश बोन कैनाल मेथड रिसेंटली चर्चाओं में था, ये टेक्निक किस चीज़ से रिलेटेड है? ये टेक्निक मैंग्रोव्स के पेड़ को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस मेथड का इस्तेमाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल सभी जगह पर टेस्ट किया गया। सरकार ने जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा ताकि भारत में मैंग्रोव्स को वापस से ग्रो किया जा सके, क्योंकि हमने इतिहास में बहुत सारा मैंग्रोव डैमेज किया है। तो आज स्थिति क्या है मैंग्रोव्स की भारत में, इस आर्टिकल में वो भी मेंशन किया गया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR की रिपोर्ट है 2023 की, उसके आधार पे बोला जा रहा है भारत का जो टोटल मैंग्रोव कवर है ये 16.68 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ चुका है 2019 के बाद। तो टोटल जो मैंग्रोव एरिया है भारत के अंदर में, जो भारत का जितना भी जोग्राफिकल हिस्सा है, जितना भी जोग्राफिकल लैंड है, उसका 0.15% यानी 4,991 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन मैंग्रोव से भरा हुआ है।
तो इसलिए ये दर्शाता है जो भी पिछले कुछ समय पर एम एस स्वामीनाथन जी ने शुरुआत की थी मैंग्रोव्स को बचाने की, उसकी वजह से आज हम लोग मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन कर पाए हैं, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है। आने वाले समय पर इसके ऊपर में साइंटिफिक रिसर्चेस भी की जाएंगी। काम खत्म हो गया दोस्तों, ये वाला आर्टिकल भी हो गया हमारा समाप्त। नाउ चलिए अब हम लोग पेज नंबर 1 पर थे। यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोगों ने ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाला देख ही लिया है। जो अभी तक की खबर है वो ये बताती है कि लोअर हाउस यानी लोकसभा में सारी प्रोसीडिंग्स पूरी हो चुकी हैं, और प्रोसीडिंग्स कंप्लीट जब ये हो जाएंगी तो राज्यसभा में ये पूरा जाएगा मामला, और राज्यसभा में भी यहाँ पर ये पूरा साइन होने के बाद में कह सकते हैं तब कोशिश की जाएगी स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से एक रेजोल्यूशन को पास करके जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव किया जा सके अपने पद से। देखते हैं वो कैसे होगा। लेकिन अगला न्यूज़ आर्टिकल देखो, मैंने बोला था इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक समय पर यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये करेंट समय पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, तो पीएम मोदी अभी आपको पता है रिसेंटली यूके में गए। यूके में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसके बारे में कल ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। यूके के बाद सीधा वो जाते हैं मालदीव्स के अंदर में, क्योंकि मालदीव्स अपने इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहा है और भारत को एज अ चीफ गेस्ट मालदीव्स ने इनवाइट किया है। पीएम मोदी यहाँ पर मालदीव्स के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, पहुँच गए। ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू खुद यहाँ पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए आए, और मुइज़ू करेंट समय पर भारत को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मालदीव्स की जो टोटल इकॉनमी है दोस्तों, इस इकॉनमी रिकवरी में इंडिया का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि एक समय पर मोहम्मद मुइज़ू इलेक्शन जीते थे, इंडिया को बाहर करेंगे इस आधार पे। ये कहते थे, इंडिया आउट कैंपेन चलाते थे, इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट में। चाइना के प्रति ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं, चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव था मोहम्मद मुइज़ू का, आज भी झुकाव है, लेकिन एग्जैक्टली पता ये चला है जब समस्या आएगी तो भारत हेल्प करेगा और कोई हेल्प करेगा नहीं। वो इनको क्लियरली पता चल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो पहले भद्दे स्टेटमेंट आते थे इंडिया के अगेंस्ट में, वो सब खत्म हो चुके हैं। एक समय पर मालदीव्स को बोलते थे टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, तो लक्षद्वीप को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की साइड से प्रमोट किया गया। लक्षद्वीप को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि लोग लक्षद्वीप घूमने चले गए। मालदीव्स के जो टिकट्स हैं लोगों ने कैंसिल करने शुरू कर दिए, जब यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू या मोहम्मद मुइज़ू की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों की साइड से एंटी इंडिया कमेंट्स आने लगे। तो क्या होने लगा, तो यहाँ पर लोग लक्षद्वीप जाने लगे, मालदीव्स के टिकट्स कैंसिल हुए। मालदीव्स की इकॉनमी वैसे ही यहाँ पर कह सकते हैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, और धज्जियाँ उड़ने लगी, क्योंकि मालदीव्स की सबसे ज़्यादा इकॉनमी इस टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। लोग घूमने जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, इसी के आधार पर उनकी इकॉनमी करंट समय पर चलती है। समझ रहे हैं, इवन इंडिया बहुत सारा पैसा उधार के फॉर्म में मालदीव्स को देता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इसी के आधार पे मोहम्मद मुइज़ू को समझ में आ चुका है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस जितना ज़्यादा मालदीव्स के लिए है, उतना ज़्यादा किसी और का नहीं है। हाँ, दूसरी बात देखो, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारत के लिए भी मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। आप यही कहोगे ना कि सर अपने लक्षद्वीप पे फोकस करो, मालदीव्स पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? भाई आप थोड़ा फिर बेवकूफ़ी वाली बात करोगे। मालदीव्स को ऐसे ही हम चाइना के हाथ में थोड़ी छोड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं मौका ढूंढ रहा है कि जहां यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट छूटा मालदीव्स के, वहां पर ये मालदीव्स में अपना सपोर्ट बनाएंगे। और जहां मालदीव्स के अंदर में चाइना का एक्सपेंशन शुरू हो गया, वहां इंडियन ओशन पे चाइना कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इंडिया को भी सपोर्ट करना बनता है। दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर वर्क कर रहा है, इंडिया का जो सपोर्ट है वो मैसिव है। ऐसा सपोर्ट यहाँ पर मालदीव्स को और कोई नहीं देगा। और मैंने आपको बताया मालदीव्स जो है एक इंपॉर्टेंट नेबर पार्ट है भारत का, और हम लोग अपनी फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को रखते हैं। इवन आज के समय पर बुरे यानी इस साल भारत और मालदीव्स के 60 साल पूरे हो चुके हैं इनके दोस्ती के। उसके अलावा जब ये डिस्कशंस हुए पीएम मोदी के साथ में, तो दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर कह सकते हैं कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन करे हैं, और उन एग्रीमेंट्स में कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू को साइन किया गया है। और इस एमओयू के अंदर में दोस्तों ध्यान में रखना कि कुछ यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जैसे फिशरी सेक्टर, एक्वाकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर या डिजिटल सॉल्यूशंस। इन मामले में ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा मालदीव्स के साथ में भी, जैसे यूके के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हैं ना, मालदीव्स के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो चुकी है। केवल बातचीत शुरू हुई है, अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है। उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर तैयार हो चुका है, भारत तैयार हो चुका है कि भारत कह रहा है कि हम एक और लाइन ऑफ क्रेडिट यानी पैसों का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं मालदीव्स को। 4,850 करोड़ रुपए का ये सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि मालदीव्स अपनी जो इकॉनमी, अपना जो कर्जा है वो थोड़ा बहुत चुका सके। तो कहोगे ये भी तो हमने एक तरीके से पैसा दिया है, तो हम भी तो उससे लेंगे ना, तो मालदीव्स पे तो कर्जा और बढ़ रहा है। देखो, इंडिया ने मालदीव्स के ऊपर में जो कर्जा था वो माफ़ भी किया है। मालदीव्स को हमें बहुत सारा पेमेंट करना है, लेकिन हमने उसमें से बहुत सारा पेमेंट माफ़ कर दिया है।
ये अब ऑब्वियसली तो ये बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आज के समय पर मालदीव्स को पता है इंडिया का इंपॉर्टेंस। और कोई माफ़ कर देगा लोन? नहीं, इंडिया ने लोन माफ़ किया, इंडिया ने अपना जो कर्जा है वो माफ़ किया है। मालदीव्स का जो एनुअल डेट रीपेमेंट है दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे 40% से रिड्यूस कर दिया भारत ने। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मालदीव्स को आज के समय पर हर साल इंडिया को $29 मिलियन पे करना है, जबकि अगर हम ये माफ़ ना करते तो $51 मिलियन के आसपास यहाँ पर ये पे करने पड़ते। तो बहुत सारा डेट, बहुत सारा उधार यहाँ पे मालदीव्स पे देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कोशिश यही है कि जो नए रिलेशंस वापस से हम लोगों ने एस्टेब्लिश करें, जो ये टाइज़ हैं वो टाइज़ हमेशा से मेंटेन रहें, और एक दूसरे को यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत में ये दोनों एक दूसरे के साथ में शामिल रहें, खड़े रहें। दैट्स इट। बाकी कोई नया अपडेट यहाँ पर है नहीं, लोकेशंस कुछ है नहीं खास, इंडियन ओशन में मालदीव्स प्रेजेंट है। उसके अलावा इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गया है समाप्त। साइंस एंड टेक का पेज सैटरडे में पब्लिश होता नहीं है, एडिटोरियल कम आते हैं, एडिटोरियल ऑफ द डे डिस्कशन हो चुका है। पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है, नोट्स अपने बना लिए हैं, नोट्स लेने हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। इसी के साथ में करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।